हम लोग अभी पढ़े थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जे थॉमसन के द्वारा एक किया गया था और माइकल फैराडे का उसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब जो है उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, उस इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, इसके ऊपर रिसर्च हुआ, ठीक है। किस मेथड से कैसे किया गया है ये अभी पढ़ाई नहीं हो, जब इंजीनियरिंग पढ़ाई करोगे इसमें यह पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि वो सारा कुछ भी तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, तो सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है, जान लेना। चार्ज टू मास रेशियो को भी डिटरमाइन किया गया जे थॉमसन से। कैथोड रे ट्यूब है ना, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किए, दूसरे बार मैग्नेटिक फील्ड यूज किए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं था तो रेज कहाँ जा रहा था, जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग पीछे पड़ा हुआ था उस स्क्रीन पर जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था, सीधा जा रहा था रेज, है ना। अब क्या, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में वही एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर हम स्क्रीन लेंगे, मान लो ये स्क्रीन यहाँ से रेज जा रहा है, तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं है तो यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, इस पॉइंट ए पर अटैक करेगा, ठीक है। अगर रेज जाएगा तो सीधा ए पर, ये स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है, तो यहाँ पर हमको ग्लो मिलेगा, यहाँ पर पिक्चर देखने को मिलेगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो ये रेज ऐसे मूव करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये रेज मुड़कर यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। ये बीच में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों तरफ। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। पहले जो है वोल्टेज को बढ़ाया घटाया गया, ये डिस्प्लेसमेंट भी घटता बढ़ता है। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, नंबर ऑफ गैसेस का भी यूज करेंगे। सब कुछ करने के बाद लास्ट में फाइनली रिजल्ट आता है चार्ज टू मास रेशियो। इसमें मेन जो है इस एक्सपेरिमेंट में ही देखना है, पहले हम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर रेज जा रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बाद देखेंगे कहाँ रेज जा रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि रेज कहाँ जा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम एक साथ लगाएंगे, ठीक है ना, और उसको हम एडजस्ट करेंगे। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम मैनेज करेंगे इस तरह से कि डिफ्लेक्शन ना तो इधर हो ना इधर हो, वापस यहीं पर, ठीक है ना। वो एडजस्टमेंट कितना हुआ वो सब डेटा ले करके, सारे डेटा को इंक्लूड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रे ट्यूब में ही होता है, कोई नया चीज़ नहीं किया गया है। कैथोड रे ट्यूब में ही बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन होता है, उसमें दिया आता है। तो वो चीज़ दिया नहीं गया, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, सिर्फ तुमको चार्ज टू मास रेशियो याद रखना है। किसने बताया था करके एक्सपेरिमेंट, वो याद रखना है, इससे ज़्यादा अभी तुमको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो कितना आया चार्ज टू मास रेशियो, E/m, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, m मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज और मास का रेशियो कितना आया 1.758820 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। कूलम्ब पर ग्राम मतलब 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज, 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज, ठीक है। उसी को जब हम केजी में कन्वर्ट किए तो 10⁻11 हो गया, ये हो गया कूलम्ब पर केजी, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो हो गया। उसके बाद जो है एक दूसरा साइंटिस्ट R.M. मिलिकन है, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, NCERT में ग्रीन कलर में दिया हुआ, कैप्शन में लिखा हुआ होगा, पढ़ना नहीं है उसको, ठीक है ना, बस सिर्फ जान लेना है, क्योंकि वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट है। हम लोग तो यहाँ कर भी नहीं सकते हैं, तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे दोनों में से कोई एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है हमारा। तो जब इंजीनियरिंग जाओगे तभी होगा, और यहाँ संभव नहीं है, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में भी संभव नहीं है। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करोगे तो वहीं ये सब संभव है, ठीक है ना। तो ये जो R.M. मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है, R.M. मिलिकन नाम है साइंटिस्ट का और प्रोसेस का नाम है ऑयल ड्रॉप मेथड। तो उस ऑयल के सहारे जो है चार्ज
जो है कैलकुलेट किया गया, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना आया? 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। पर इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज। ये दोनों डेटा हमको मिल गया। इस दोनों डेटा निकालने के बाद हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर लिया गया, क्योंकि डायरेक्ट मास तो निकालना इलेक्ट्रॉन का मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही मासलेस बॉडी है। उसको स्टडी करने के लिए कोई भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो अपना जगह ही छोड़ के भाग जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली मास जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसका हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमको दो डेटा चाहिए, चार्ज टू मास रेशियो और दूसरा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को हम डिवाइड कर देते हैं चार्ज टू मास रेशियो से। तो क्या होगा, चार्ज कट जाएगा तो मास ऊपर जाएगा, तो मास बचा क्या? तो चार्ज को अगर चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या बचेगा? मास बचेगा। यानी इधर जो हम रिजल्ट आएगा ये डेटा फिट करने के बाद वो हमारे पास मास आएगा। ठीक है, तो क्या आता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास होगा ग्राम में, और केजी में है तो इस चीज़ को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स बनाने में इसका यूज होगा। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इसको कोर्स पढ़ना नहीं है, ये तीनों डेटा तुमको याद रखना है जो न्यूमेरिकल बनाने में। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो हम लोग जो है फिर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वही एक्सपेरिमेंट यहाँ हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एनोड से इस बार हम स्टडी कर रहे हैं। इस बार भी वही सब फिनोमिनन है, वही सेम जो है हार्ड ग्लास ट्यूब है, हार्ड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटिंग पंप से हम इसको इवैक्यूएट करेंगे एयर को। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम हाइड्रोजन गैस सबसे पहले भर देंगे। हाँ, हाइड्रोजन गैस भरेंगे, उसका प्रेशर इस रेंज में ही होगा। इसको वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे, 10,000 और मोर। ठीक है ना, इसके अंदर टेम्परेचर हाई आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है ना, और एनोड इधर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, तो दूसरी तरह से हम लोग कनेक्शन ही किए। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये पूरा का पूरा जो है ग्लो करेगा, तो पूरा का पूरा जो ग्लास ट्यूब है वो ग्लो करेगा फिर से। और इस बार क्योंकि हम कोटिंग इधर किए हुए हैं, इधर कोटिंग नहीं किए हैं। ठीक है ना, तो इस बार रेज हमको इधर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोटिंग हम इधर किए हुए हैं। यानी रेज एक्चुअली क्या होता है, दोनों तरफ से, लेकिन जब कोटिंग कर देते हैं तो हमको अनुभव होता है। इतना फास्ट चलता है कि हमारा आँख तो देख नहीं सकता है, हमको अनुभव करना पड़ता है। अनुभव करने के लिए हम कोटिंग किए, इधर कोटिंग किए तो हमको इधर जाता हुआ नजर आता है, इधर कोटिंग करेंगे तो इधर नजर, और दोनों तरफ कर देंगे तो दोनों तरफ जाता हुआ हमको एहसास होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो अभी हम लोग इधर किए कोटिंग, इधर कैथोड के पीछे में, और कैथोड को हम लोग परफोरेटेड बना दिए। परफोरेटेड मतलब छोटा छोटा होल बना दिए। ठीक है, ताकि रेज उससे पास कर सके, क्योंकि कैथोड जो होता है मोटा लगाता है ना प्लेट, ये भी प्लेट और ये प्लेट दोनों मोटा रहता है, पतला नहीं है। समझ गया? तब इसमें हम डिफरेंट क्या ऑब्जर्व करें, यहाँ भी ग्लो हो रहा है, पूरा ट्यूब भी ग्लो कर रहा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर कोटिंग किया हुआ है जिंक सल्फाइड का, ज़्यादा ग्लो करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी उसी तरह से स्ट्रेट लाइन में आ रहा है और इससे टकरा रहा है, तो यहाँ पर ग्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ग्लो इधर कम है। पहले जो इधर ग्लो हो रहा था, जब इधर परफोरेटेड किए थे और इधर कोटिंग किए थे, इधर जो ग्लो था वो एक्सट्रीमली हाई था। यहाँ पर नॉर्मल ग्लो हो रहा है, इधर नॉर्मल ग्लो हो रहा है। मतलब क्या हुआ है, रेज जो आ रहा है वो हाई स्पीड से नहीं आ रहा है, लाइटनिंग स्पीड से नहीं आ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट्स के स्पीड से नहीं आ रहा है, नॉर्मल स्पीड से आ रहा है। मतलब क्या हुआ है, रेज ऑफ लाइट जो आ रहा है, ये जो रेज आ रहा है ये भारी है, ये क्या है, इसीलिए ये स्पीड ऑफ लाइट से नहीं आ रहा है,
जो चलता है उस स्पीड से आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अनुभव होगा क्योंकि स्लो आ रहा है ना, तो इसलिए हमको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आया बात समझ में? तो इससे पता चल गया कि ये हेवी है। इससे क्या पता चला? ये जो पार्टिकल है वो हेवी है। अब हेवी होने के कारण क्या है वो हम पता लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर गैस को चेंज किया गया, हाइड्रोजन के बाद हीलियम लाया, स्पीड और स्लो हो गया क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से भारी है। उसका जैसे जैसे डिफरेंट गैस हेवियर, अब हम लोग जो है गैस सीरियली ले रहे हैं, हल्का से थोड़ा भारी, उससे थोड़ा भारी, उससे थोड़ा भारी, मतलब जैसे जैसे उसका हेवीनेस बढ़ता है वैसे हम गैस ले रहे हैं सीरियली। और हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो स्पीड है इस रेज का ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ ग्लो भी कम हो रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो रेज निकल रहा है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस नहीं है। हर गैस में अलग अलग स्पीड है, अलग अलग ग्लो है। आया बस समझ में? ऐसा क्यों होता है? और इसका नाम हम लोग क्या दिए, चूँकि एनोड से ये स्टार्ट हो रहा है, एनोड पर ये पैदा ले रहा है और जा रहा है कहाँ, कैथोड पर। तो एनोड से चूँकि शुरू हो रहा है तो इसको हम लोग एनोड रे बोलते हैं। और एक और नाम दिया गया कैनाल रे। ठीक है, कैनाल रेज या इसको क्या बोलेंगे, एनोड रेज, एनोड रेज। और ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव पर इमिनेट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव पर। यहाँ इमिनेट हो रहा है और यहाँ टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका ओरिजिन चूँकि एनोड है इसलिए एनोड रे नाम दिए, और टर्मिनेट हो रहा है कैथोड की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं तो यहाँ पहुँचता नहीं, इससे रिपल्सन नहीं हो रहा है, इसके पास वो जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है इसके तरफ। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। आया इतना बात समझ में? ये सारा चीज़ स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये जो बना है वो हेवी है। तो हेवीनेस होने का कारण क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, है ना? तो ये जो रेज है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन का स्टडी किया जाए तो उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अगर हाइड्रोजन को स्टडी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो जैसे ही ये हाई वोल्टेज देते हैं हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस आयनाइज होता है और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ऑर्बिट से बाहर आ गया। ऑर्बिट से बाहर होने के बाद उसका मूवमेंट होने लगा ओपन स्पेस में, वो इधर से इधर चला गया। इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जा रहा है। ये बीच में जो गैस है, जितना भी गैसियस पार्टिकल है, जैसे उसको एनर्जी मिलता है उसका इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाता है और गैस का पूरा बाकी जो पार्टिकल है वो इधर आ जाता है। एक पार्टिकल उससे निकल गया, उधर चला गया और उसमें जो प्रोटॉन बचा, ठीक है, तब यह आर्गुमेंट दिया गया कि इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी है, जो कि इसके पास एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सारे गैस के लिए हम स्पीड अलग अलग देख रहे हैं। ज़्यादा हेवी होता है तो स्पीड स्लो हो जाता है, इसका मतलब उसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, आया बस समझ में? तो इसीलिए कहा गया कि इसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा है नहीं, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो मूवमेंट नहीं करता है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो आयन बन गया, ये मूवमेंट ऑफ आयन हो रहा है, एनर्जी पार्टिकल नहीं है। एनोड क्या है, मूवमेंट ऑफ कैटायन है, मूवमेंट ऑफ कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो ये मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन भारी होता है, उसका स्लो मूवमेंट होगा। फिर हीलियम आयन बनाएंगे, उसका भी मूवमेंट स्लो होगा। कोई भी लेंगे तो उसका जो कैटायन बनेगा, क्योंकि उसका आज पहले तो पता नहीं था कि प्रोटॉन घूमता फिरता नहीं है, अब हमको पता है नहीं घूमता है, फिर भी कहा गया कि इसका मतलब है कि इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो हेवी होता है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हर एटम में डिफरेंट होता है। इतना तो पता चल गया था वहाँ, ठीक है। उसके आधार पे कहा गया कि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक ही इंग्रेडिएंट में एक से ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये हेवी होता है। इसीलिए एनोड रे हेवी होता है,
समझ गए? एनोड रे हेवी होता है क्योंकि उसमें अलग अलग एटम में नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाता है। हेवी जैसे जैसे होते जा रहा है वो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का साइज बढ़ते जाता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है, हेवीनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि सारा पॉजिटिव पार्टिकल एक साथ रहता है, अलग अलग नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो सारा निकल गया। लेकिन केटायन जब बन रहा है इसमें कोई भी पॉजिटिवली पार्टिकल बाहर नहीं आ रहा है, सब एक ही साथ है, इसीलिए वो हेवी है, इसीलिए वो हेवी होते जा रहा है। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सब निकल गया, मासलेस बॉडी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक ही जगह जमा है। जब एक जगह जमा रहेगा तो हेवी होगा कि नहीं, इसीलिए वो हेवी हो रहा है। इसी के बाद नाम दिया गया, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका नाम प्रोटॉन दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया। समझ में आ गया? हाँ, तो इसमें भी सब ऑब्जर्वेशन लगभग उसी तरह का आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी वही होगा, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा है कैथोड रे में, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये एनोड रे भी ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। कैसे पता करेंगे? जैसे वहां पता किए थे, हाँ, सामने रख दिए थे एक ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ रख देंगे और अपना घिरनी लेके आएंगे, तो बच्चा में खेले थे, है कि नहीं? तो क्या होगा, शैडो बनेगा। शैडो बनेगा इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पता चल गया। उसके बाद दूसरा चीज क्या पता रहा है कि मटेरियल पार्टिकल है। ये क्या है? मटेरियल पार्टिकल है। कैसे पता चलेगा मटेरियल पार्टिकल? पहले घिरनी ऐसे रखे थे, अब हम उसको ऐसे रखेंगे, तो प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर, है ना, पार्टिकल टकराएगा, इससे भागेगा। ठीक है ना, आई बात समझे? जिस पर पार्टिकल पड़ेगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते जाएगा, तो घूमने लगेगा कि नहीं? हाँ, घूमने लगेगा ना। आई बात समझ में? तो इससे पता चल गया कि मटेरियल पार्टिकल होता है, क्योंकि जब तक पार्टिकल टकराएगा नहीं, घूमेगा नहीं, इसका मतलब पार्टिकल है इसमें। ठीक है, और उतना स्पीड में नहीं घूमेगा क्योंकि ये हेवी है ना। ठीक है, उसके बाद है इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब इसका असर मैग्नेटिक फील्ड में ये सीधा नहीं चलेगा, ऊपर या नीचे किसी एक तरफ चला जाएगा। जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का सेटिंग करेंगे उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ऊपर या नीचे किसी एक तरफ जाएगा। जैसा हम सेटिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो उसका मतलब जिधर नेगेटिव टर्मिनल लगा रहेगा ये उधर ही मुड़ जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। ना तो मैग्नेटिक फील्ड में सीधा जाएगा, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम आराम से देख सकते हैं, जिधर नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा दिए हैं ये उधर ही ना मुड़ जाएगा। तो इससे भी एक चीज और फिर से कंफर्म होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। 1 सेकेंड ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी असर है इसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का भी असर है। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद इसमें जो चार्ज टू मास रेशियो है, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में चार्ज टू मास रेशियो किसी भी एटम के लिए निकालेंगे सेम आएगा। चार्ज टू मास रेशियो सेम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मासलेस बॉडी है। ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होता है सबके पास और वो हेवी होता है, इसके लिए चार्ज टू मास रेशियो जो होगा वो सब एटम के लिए डिफरेंट आएगा। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम चार्ज टू मास रेशियो स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबके लिए अलग अलग आएगा। आगे आवाज समझ में? हाँ, लेकिन चार्ज जो है
इसके ऊपर भी उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज है। तो इसके आगे और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें चार्ज टू मास रेशियो निकालने की कोशिश किया गया, फिर चार्ज निकाला गया। तो चार्ज टू मास रेशियो हर एटम के लिए डिफरेंट आया, फिर उसको अलग अलग कैलकुलेट किया गया। तो चार्ज हमको कितना मिला वो चार्ज भी निकाल लिया गया। तो उसके बाद मास का कैलकुलेशन हुआ, तो मास तो हमेशा अलग अलग आया, हर एटम के लिए अलग अलग आया। तो फिर उसमें हाइड्रोजन को कंपैरिजन किया, सबसे कम हाइड्रोजन का आया। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के केस में जो चार्ज टू मास रेशियो आया वो एक प्रोटॉन के लिए आया। तो फिर उससे डिवाइड कर दिया बाकी एटम वाले चार्ज टू मास रेशियो को, तो पता चल गया कि किसमें कितना कितना प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन जो है हमको यहाँ पर हेल्प किया बाकी एटम्स के न्यूक्लियस में कितना कितना प्रोटॉन है, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन सब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो जो भी चार्ज टू मास रेशियो आ रहा है एक ही प्रोटॉन का आ रहा है ना, हाँ। तो इसीलिए उससे डिवाइड कर देंगे तो बाकी सब में पता चल जाए कितना कितना प्रोटॉन है, क्योंकि बाकी सब का चार्ज टू मास रेशियो उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, जो भी हो रहा है इसी के रेशियो में होगा ना, हाइड्रोजन वाले से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी पता चला, ठीक है। आगे आवाज समझ में। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ओवर हो गया, अब हम लोग कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। समझ में आ गया ना।